स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स का जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में दूसरा यूनिट शुरू किए हैं, जिस यूनिट का नाम है धारा विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और यह यूनिट बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का पूछा जाता है। हमने बताया है कि ये जो हम लोग का धारा विद्युत नाम का जो लेसन है, जो यूनिट है, ये 7 नंबर में पूछा जाएगा। और ये इसमें हम लोगों को 2 लेसन पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को पहला लेसन पढ़ना था वैद्युत चालन, ये हमारा 5वां लेसन है गिनती के हिसाब से। और यहाँ पर सरल परिपथ, ये 6वां लेसन है। इस दूसरे यूनिट में जो हमारा 2 लेसन है दूसरे यूनिट में, एक 5वां और एक 6वां, तो यही हम लोग शुरू किए हैं। इसमें 5वां लेसन वैद्युत चालन, और इस वैद्युत चालन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है धारा घनत्व। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर हम धारा घनत्व की बात करें, तो धारा घनत्व को समझने के लिए हम एक यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास कोई चालक है। आप किसी प्रकार का चालक ले सकते हैं, चालक में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी प्रकार का चालक ले लीजिए। तो ये हमारा मान लीजिए कि एक क्या हो गया, चालक हो गया। और इस चालक में कुछ धारा प्रवाहित हो रहा है। हम मान लेते हैं कि इस चालक में 50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। हमने क्या माना कि इस चालक में 50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि हम धारा घनत्व को समझा रहे हैं, और धारा घनत्व को समझाने के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल उदाहरण लिया है। क्योंकि आप इस उदाहरण को समझ जाएंगे तो डेफिनेशन इसका काफ़ी आसानी से बना सकते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। तो हमने माना कि एक चालक है और इस चालक में 50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक। और हमने मान लिया कि जो चालक है इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि कोई भी अगर पदार्थ है, बेसिकली ये चूँकि चालक है तो ठोस ही होगा। तो ठोस कोई भी पदार्थ है तो उसका अपना एक क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया जाए। इसका क्षेत्रफल चलिए मान लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया 5 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो गया आई, इसका करंट आई हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको समझा दें कि एक चालक हमने माना, और चालक हमने ऐसा मान लिया कि एक चालक है 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, और उस चालक में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि जब 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो फिर अगर हम ध्यान दीजिएगा 50 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले चालक में 5 मीटर स्क्वायर, देखिए 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर यदि एक प्रश्न बने कि यदि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की अगर बात करें कि एकांक क्षेत्रफल में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसको अगर हमको ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5 मीटर स्क्वायर में 50 एम्पियर धारा बह रहा है। तो एकांक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित अगर धारा की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि 50 एम्पियर में हम 5 मीटर स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो जब 50 एम्पियर में 5 मीटर स्क्वायर से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 एम्पियर धारा बह रहा है। बहुत ही सिंपल है कि जब जैसे मान लीजिए कि 50 रुपये है, 50 रुपये,
और 50 रुपये को आपको 5 लोगों में बांटना है तो एक आदमी को कितना हिस्सा पड़ेगा। 50 रुपये को जब आप 5 लोगों में बांटेंगे तो एक आदमी को 10 रुपये हिस्सा पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 50 एम्पियर कुल धारा प्रवाहित हो रहा है कितना क्षेत्रफल में, तो 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में। तो अगर हम एकांक क्षेत्रफल की धारा निकालना चाहें कि एकांक क्षेत्रफल में कितना धारा बह रहा है, तो एकांक क्षेत्रफल में धारा निकालने के लिए हम कुल धारा में कुल क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, हमने कुल धारा में कुल क्षेत्रफल से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो यहाँ से एकांक का निकला और एकांक में हमारा कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, 10 एम्पियर। मतलब कि इस चालक तार के 1 मीटर स्क्वायर में हमारा 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। यही जो 10 एम्पियर है वह इस चालक का धारा घनत्व कहलाता है। ध्यान से समझिए कि यही जो 10 एम्पियर है, जो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 10 एम्पियर धारा बह रहा है, तो यही 10 एम्पियर हमारा क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका काम कर रहा है कि कोई भी चालक है, किसी भी चालक में एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसी धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लिख कर समझते हैं। और लिखने से पहले आपको एक बार पुनः बता दें कि हमने क्या किया कि माना एक चालक है जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है और उसमें 50 एम्पियर की धारा बह रही है। 5 में 50 बह रहा है तो 1 में कितना बहेगा, तो 1 में 10 बहेगा। 5 में 50 का मतलब कि 1 में कितना हुआ, 10। तो एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होगा उसी धारा के मान को हम क्या कहेंगे, उस चालक का धारा घनत्व कहेंगे। तो इस टॉपिक को हम लिख कर समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है धारा घनत्व। तो देखिए इसका डेफिनेशन होगा कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ध्यान दीजिएगा प्रति एकांक आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाला धारा निकाला था और यहाँ पर देखिए आपका प्रति एकांक आ गया। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है कि कोई भी अगर आपका चालक है तो उस चालक में किसी भी बिंदु पर अगर आपको धारा घनत्व निकालना होगा तो उस बिंदु पर गुजरने वाले एकांक क्षेत्रफल का धारा हमको निकालना है। और एकांक क्षेत्रफल का धारा निकालने के लिए हमको कुल धारा में कुल क्षेत्रफल से भाग करना पड़ेगा। तो आप डेफिनेशन इसका याद रखिए कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे वेक्टर जे से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि यह सदिश राशि है इसलिए हम इसको वेक्टर लगाते हैं। हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सदिश राशि क्यों है। तो यहाँ पर सीधा से समझिए कि सदिश राशि है इसलिए हमने वेक्टर जे लिखा, वेक्टर जे से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से इसके फॉर्मूले को लिया गया है कि यदि किसी चालक के ए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा डेल्टा आई है, हमने मान लिया कि कुल क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा आई है, और इस क्षेत्रफल में बहने वाली कुल धारा कितना है, तो डेल्टा आई है। तो धारा घनत्व वेक्टर जे इक्वल टू हो जाता है डेल्टा आई बटे डेल्टा आई। अभी हमने लिखा था यहाँ पर कि जो धारा घनत्व होता है वो कुल धारा बटा, देखिए हमने यहाँ पर लिखा था एकांक क्षेत्रफल का जो धारा है वो कुल धारा बटे कुल क्षेत्रफल। तो कुल धारा हमारा कितना है, आई है, और कुल क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो कुल धारा बटे कुल क्षेत्रफल को ही हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि क्षेत्रफल आपका बहुत छोटा है, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल आपका क्या है, बहुत छोटा है, मतलब कि चालक का जो सरफेस है, चालक का जो सरफेस है वो बहुत क्या है, छोटा है, सूक्ष्म है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि
यदि चालक की सतह की क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल को सूक्ष्म हो तो हम बड़ी सिंपल तरीके से लिखेंगे। सूक्ष्म मतलब कि इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एस टेंस टू 0। एस हम सरफेस को ले रहे हैं, सरफेस मतलब कि उसके सरफेस का सतह का क्षेत्रफल। तो उस कंडीशन में जो वेक्टर जे होगा हम कह सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 डेल्टा आई बटे डेल्टा ए। तो बताइए कि जब आपका सरफेस आपका बहुत छोटा होगा, सरफेस आपका बहुत छोटा होगा, तो उस कंडीशन में नीचे वाला छोटा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व का मान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसको हम जो डेल्टा आई है उसको लिख देते हैं डी आई बटे डी ए। तो ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से पुनः समझिए कि धारा घनत्व क्या है। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे वेक्टर जे से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी चालक के डेल्टा ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा डेल्टा आई है तो धारा घनत्व इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा ए। और अगर हमने माना कि यहाँ पर इसका जो सरफेस है वो काफ़ी छोटा है तो निश्चित रूप से धारा घनत्व भी आपका क्या होगा, परिवर्तित होगा। और उस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0 डेल्टा आई बाई डेल्टा ए इक्वल टू डी आई बाई डी ए लिख सकते हैं। और यदि हम धारा घनत्व के मात्रक की बात करें, धारा घनत्व के मात्रक की अगर हम बात करें तो सूत्र आपका देखिए क्या है, सूत्र है डेल्टा आई बाई डेल्टा ए। तो डेल्टा आई का जो मात्रक है वो तो हो जाता है आपका एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो होगा, धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है कि धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हम आपको एक बार पुनः समझा दें, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझा दे रहे हैं आपको। इस छोटे से बॉक्स वाले उदाहरण में आप समझ जाइए कि यदि आपके पास किसी भी चालक तार में मान लीजिए कि 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है और उस चालक तार का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए कि 2 मीटर स्क्वायर है। किसी भी मान लेते हैं कि एक चालक तार है और उसमें 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है और उस चालक तार का क्षेत्रफल कितना है, चाहे चालक का क्षेत्रफल कितना है, 2 मीटर। तार कोई विशेष वो नहीं है कि तार ही लेंगे, कोई भी चालक ले सकते हैं। तो हमने माना कि एक चालक है और उस चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है और उस चालक का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। तो यदि हम यहाँ पर कहें कि उसके 1 मीटर स्क्वायर में कितना धारा बह रहा है, एकांक क्षेत्रफल में कितना धारा बह रहा है, तो बहुत सिंपल है कि जब 2 मीटर स्क्वायर है तो 10 एम्पियर धारा बह रहा है। तो यहाँ पर अगर एकांक क्षेत्रफल की बात करें तो सिंपल है, कितना आएगा, 5 एम्पियर आएगा। तो 5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर मतलब कि उस चालक के एकांक क्षेत्रफल में 5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर की धारा बह रही है। तो हम कहेंगे कि उस चालक में धारा घनत्व कितना है, तो 5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि नोट्स बनाने में काफ़ी मददगार होगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया और एक बार यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग की अगर बात करें तो इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत ही आसान है। एक बार आप डेफिनेशन को देख लीजिए फिर इसको हम समझाते हैं।
इसका डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है? अपवाह वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप एक लाइन में समझ लीजिए, याद कर सकते हैं, 2 मिनट लगेगा याद करने में। तो इतना याद रखिएगा। और समझाने के लिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक तार है, जैसे मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर कोई चालक तार ले रहे हैं। चलिए हमने एक यहाँ पर चालक तार ले लिया। आप इसको प्रतिरोध समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी प्रतिरोध तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन चलिए इसको काट ही देते हैं। आप एक चालक तार, सीधा सीधा एक चालक तार समझिए, यह एक चालक हो गया। अब इस चालक को हमने क्या किया कि बैटरी से जोड़ दिया। एक स्विच के माध्यम से हमने क्या किया, बैटरी से इसको जोड़ दिया। इसका नाम कुछ दे देते हैं AB। तो जब AB आपका क्या है, एक चालक है, तो हमने बताया है, जब हमने इस लेसन को शुरू किया था तो वहाँ हमने बताया था कि चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है कि तो मतलब यह हुआ कि इस चालक के पास भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस चालक के पास भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर होता क्या है, आवेश होता है। हम बड़ी डीपली इसको समझा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने माना कि एक चालक तार AB है, एक चालक AB है। इस चालक को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, और हमने ये भी बताया है कि चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास अपना क्या होता है, आवेश होता है। और इस आवेश की विशेषता है कि जब किसी आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, हम किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, तो उस आवेश पर एक प्रकार का बल काम करने लगता है, और उस बल के दिशा में वह आवेश क्या करता है, मूव करता है, गति करने लगता है। ध्यान दीजिएगा कि हमने एक चालक माना है AB, और चालक के पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास अपना क्या होता है, आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, नेगेटिव आवेश। और उस आवेश की विशेषता है कि जब हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण उस आवेश पर एक बल काम करता है, और आवेश उसी बल की दिशा में गति करने लगता है। यदि वह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वहाँ से मूव कर जाएगा, गति कर जाएगा। तो ठीक वही कंडीशन होता है जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो चूँकि देखिए इस चालक AB के पास अपना इलेक्ट्रॉन है तो आवेश है, और जब हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित करने का मतलब क्या है, हम AB पर जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर हम क्या उत्पन्न कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल काम करेगा, और जब उस पर बल काम करना शुरू कर देगा तो उस बल से वह मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो हम कह सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण होगा, और जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो इस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब ये गति करता है तो होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र E की अपनी खुद की एक दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र जो E है, जिसको हम बैटरी के थ्रू आरोपित कर रहे हैं, तो इस वैद्युत क्षेत्र की अपनी क्या होती है, एक दिशा होती है। और इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण इस मुक्त इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि आवेश, इस पर क्या काम करता है, एक बल काम करता है। आवेश पर क्या काम करता है, एक बल काम करता है। तो यह जो बल है वह इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। ये जो बल है वो इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। इसका मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है।
तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब किसी चालक को हम बैटरी के द्वारा वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो उस चालक के पास जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा तो समझ लीजिए कि उस चालक तार में धारा का प्रवाह हो गया। तो जब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है तो उस गति के दौरान उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, या कह सकते हैं कि वेलोसिटी, वो एकदम फिक्स होता है। फिक्स मतलब कि निश्चित होता है। मतलब कि बैटरी से जब हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन उस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो गति में उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, नियत होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस चालक के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उन सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो निश्चित होगा, और उसका अगर हम एवरेज लें, औसत लें, तो वो औसत वेग भी उसका क्या आएगा, एक नियत औसत वेग प्राप्त होता है। और उसी निश्चित औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन या अपवाह वेग कहलाता है। तो एक बार हम पुनः बता दें कि जब भी किसी चालक पर किसी भी बैटरी के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो उस चालक के पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वह आवेश के कारण गति करने लगते हैं और उनकी दिशा आवेश की दिशा के विपरीत होती है। तो जब गति करता है तो उसके पास कोई ना कोई वेग आ गया, किसी न किसी वेग से गति करेगा। तो चूँकि जो चालक है उस चालक के पास बहुत सारे, काफ़ी अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उनका जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। और उसी नियत वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं। और इसको अगर हम प्रदर्शित की बात करें तो इसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। V वेलोसिटी, D मतलब ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से प्रदर्शित किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्लास 10th के साइंस के वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में, लॉकडाउन की जो समस्या है उसमें अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।